हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं CFT। CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट क्लास में हमने VBT पढ़ा था। आई होप कि आपको VBT अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको VBT अच्छे से आया है तो CFT भी बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप CFT कर पाओगे। क्लियर है? स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक हम अपना। आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसको हम CFT बोलते हैं। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, हम क्यों VBT तो हमने पढ़ा है, बट ऐसा क्या हुआ VBT में कि हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ गई, और ऐसा क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो CFT है, उसमें हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो CFT क्या है? CFT इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। CFT इज बेस्ड ऑन CFT is based on electrostatic bond और we can say model। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे डिपेंड करता है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का क्या मतलब है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, इन सबको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। बेसिकली आयनिक की जब हम बात करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आयनिक में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हम जानेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो एनायनिक हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो न्यूट्रल हैं वो इसमें क्या काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड क्या हो जाएगा, एनायनिक लीगेंड। जो इसमें एनायनिक लीगेंड है, एनायनिक लीगेंड एज नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल ligand as किसकी तरह बिहेव करेगा? कंसिडर एज न्यूट्रल लीगेंड, कंसिडर एज पॉइंट डाइपोल। यहाँ पे जो न्यूट्रल लीगेंड है वो पॉइंट डाइपोल की तरह काम करेगा, और जो एनायनिक लीगेंड है वो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा, और नेगेटिव क्या है यहाँ पे, लीगेंड है। तो लीगेंड हमेशा अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरैक्शन बनेगा सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड्स के बीच में, तभी जाके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। हमने VBT में यही देखा था कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या अटैच होते हैं, लीगेंड्स अटैच होते हैं, उसको सराउंड करके रखते हैं। सेम CFT में भी वही होगा। ओके, तो द इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड्स। यहाँ पे इंटरैक्शन है सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड्स के बीच में, बट कैसा इंटरैक्शन है, कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है। क्लियर? द इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड्स आर कंप्लीटली completely electrostatic.
आर कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग नहीं होती, किसकी, ऑर्बिटल्स की। क्लियर, यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं होगा ऑर्बिटल का। एंड देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको फटाफट से नोट डाउन करो। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे जो डी ब्लॉक का सबशेल है पूरा, वो कैसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि हम अब डीजेनरेसी के बारे में जानेंगे। कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। क्या है इसके बाद, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। तो देखो डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब डी ऑर्बिटल्स में इन सब की एनर्जी सेम होती है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। क्लियर, इनको हम क्या बोलते हैं, जब इन सब की एनर्जी सेम होती है तो हम इनको बोलते हैं डीजेनरेसी। लेकिन जब लिगेंड्स इन्हें अप्रोच करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होगा कि एनर्जीज का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इन सब की एनर्जी सेम होगी तो हम इनको क्या कंसीडर करेंगे, तब हम इनको डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल कंसीडर करेंगे। ओके, सो all of them have equal energy, then it called degenerated ऑर्बिटल्स। जब इनकी सबकी एनर्जी सेम होगी तो हम उनको क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इनको लिगेंड्स अप्रोच करेंगे ये अपनी एनर्जीज में स्प्लिट हो जाएंगे। कौन से दो पार्ट आएंगे इसमें, एक है एक्सियल और दूसरा है नॉन एक्सियल। एक क्या है, एक्सियल ऑर्बिटल और दूसरा है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। देखो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, T2G, T2G। और जो एक्सियल ऑर्बिटल होता है वो हो जाएगा EG। इनके बेस पे इनकी एनर्जी डिटरमाइन होती है। क्लियर, तो नॉन एक्सियल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, इसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग के जो 3 है, dxy, dyz एंड dzx। dxy, dyz और dzx। और इसमें कौन सा बचा, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्लियर, इन सब का आपको स्ट्रक्चर पता है, कैसे जो सारे डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम ये डी एक्स वाई ले रहे हैं तो एक एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डी वाई जेड ले रहे हैं तो एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर सबका सेम बनना है। अगर हम ये डी जेड एक्स ले रहे हैं तो एक एक्स हो जाएगा और एक जेड हो जाएगा।
ये सब क्या है, ये किसके स्ट्रक्चर बनाए हमने, ये हमने बनाया है नॉन एक्सियल का, जिसकी एनर्जी होती है T2G एनर्जी, ठीक है, ये है नॉन एक्सियल। अब अगर हम बात करें एक्सियल की, तो एक्सियल का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक्सियल में क्या क्या है, dx² y² एंड dz², तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा देखो, अभी जो हमने 2-3 स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें एक्सिस पे नहीं था, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है तो हमने एक्सिस पे नहीं बनाया था, हमने क्या बनाया था, एक्सिस के बीच में बनाया था, बट जो dx² और y² का स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्सिस पे बनेगा। क्लियर है, ये dx² और y², लास्ट के बच गया dz², तो ये स्ट्रक्चर है dz² का, और ये क्या है, एक्सियल है, यस, जिसकी एनर्जी हम Eg मान के चलते हैं। क्लियर है इतना, डन। इनकी एनर्जीज में चेंज आने की वजह से ही हम क्या करते हैं, इनके जो d ऑर्बिटल है इनकी स्प्लिटिंग को ही हम कहते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्प्लिटिंग की वजह से ही ये थ्योरी आई है, ओके, जब जो डीजेनरेसी है उसका लॉस होता है तब, ओके, तो लॉस ऑफ डीजेनरेसी इज ऑब्जर्व्ड एंड इट इज कॉल्ड CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग। यहां पे लिख लेंगे हम, लॉस ऑफ डीजेनरेसी, लॉस ऑफ डीजेनरेसी is called CFS, crystal field splitting. Loss of degeneracy is called crystal field splitting. Clear? लेकिन एक बात याद रखना, अगर सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लीगेंड अटैच हो, बिल्कुल सिमिलर लीगेंड अटैच हो, तो वहां पे कभी भी CFS नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी सेम होगी, और CFS कब आया है, जब यहाँ पे डीजेनरेसी हुआ है, जब एनर्जी का चेंज आया है तब ही CFS आया है, और वी कैन से तभी CFT आया है। अगर लीगेंड्स मेटल के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बिल्कुल एक सिमिलर पैटर्न में लगे हो, तो वहां पे कभी भी CFS या फिर CFT नहीं आ सकता है। क्लियर? इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया, इफ ligands surrounded central metal atom, if ligands surrounded central metal atom symmetrically, if ligand surrounded central metal atom symmetrically, then CFS do not take place. Then CFS do not take place. And there is no loss of degeneracy observed. Okay? And no loss of degeneracy observed. ठीक है, अगर इस तरीके से होता, किस तरीके से, यहां पे मेटल है, यहां पे लीगेंड है, यहां पे लीगेंड है, इस तरीके से, ये कैसे है, ये सिमेट्रिकली आपस में अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से। डन है। अब डीजेनरेसी होता कैसे है, किस तरीके से हम उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ये जानते हैं। देखो इसमें काफी सारी थ्योरी है, बट थ्योरी का आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इतना आपको नहीं जाना है कि कब एक्सियल आएगा, कब नॉन एक्सियल आएगा, कब कौन सा लीगेंड में ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसके बिना भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ओके,
तो अब हम जानेंगे डीजेनरेसी के बारे में। यहां पे है आपका d ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, d ऑर्बिटल। अब जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं इनकी एनर्जीज अलग हो जाती हैं। तो पहले इनकी एनर्जी होगी हाई, अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये भी d ऑर्बिटल ही है। अब यहां पे जाने के बाद ये एक्सियल और नॉन एक्सियल में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, T2G एंड EG, इस तरीके से ऊपर वाला EG और नीचे वाला T2G। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये स्प्लिट हो गया। ये सेंटर है और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, -2/5 और ये होता है +3/5, जिसको हम 0.6 और -0.4 भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है, EG एंड T2G डन। अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं CFSE। CFSE, अब देखो अगर आपको CFSE निकालना हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE, तो क्या करेंगे हम, -0.4, 0.4 क्या है, -2/5 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं। तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। क्लियर है, फिर बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन, फिर 0.6 जो कि 3/5 है इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। बस इस तरीके से हम CFSE को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, और इस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्वेश्चंस करेंगे। डन है इतना, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड देखेंगे कि कहां पे कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जो हमने बीबीटी के टाइम पे पढ़ा था कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड कम स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, एक वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम अरेंजमेंट देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। लिगेंड की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर हो गया, था नोट डाउन। The arrangement of ligands in increasing order of strength, in increasing order of their strength is called spectrochemical series। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सी डोनर एटम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लिगेंड्स स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा किसकी है, सी डोनर एटम की। ठीक है, फिर सी के बाद क्या हो जाएगा, एन डोनर एटम, सी डोनर एटम, एन डोनर एटम, देन ऑक्सीजन, ओ डोनर एटम, एंड लास्टली क्या है, हेलोजन एटम। क्लियर। अब हम ये जानेंगे कि जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग
एनर्जी वो किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल डिपेंड ऑन, सबसे पहले तो लिगेंड्स पे डिपेंड करेगी, राइट। किस पे डिपेंड करेगी? लिगेंड्स पे। यानी कि जो भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ क्या है, उस पे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। पहला हो गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स। और क्या हो सकता है? साइज ऑफ मेटल, कि किस जो मेटल हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स में उसका साइज क्या है, साइज ऑफ मेटल्स। एंड लास्टली और किस पे डिपेंड करेगा? कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। डन। अब देखो, जैसे हमने वीबीटी में पढ़ा था पेयरिंग के बारे में कि जब जो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसा ही हम CFT में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? CFT में भी सेम चीज करेंगे, बट जो भी डीजेनरेसी दिखाई थी उसके हिसाब से करेंगे, ओके। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, जब एक बार पेयरिंग होगी और जब एक बार पेयरिंग नहीं होगी। सबसे पहले केस 1 की अगर हम बात करें, क्या होगा केस 1 में? ये d ऑर्बिटल है, इनका स्प्लिटिंग हो गया, ऊपर आया Eg, नीचे है T2G और ऊपर है Eg। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? पहला तरीका क्या हो जाएगा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें फिल कर दिया। इसका क्या मतलब है कि फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके T2G से कहां पे पहुंच गया? Eg पे पहुंच गया। तो क्या यहां पे पेयरिंग हुई? यहां पे पेयरिंग नहीं हुई। क्लियर? तो ये कैसे, जो पेयरिंग नहीं कर सकते वो कैसे लिगेंड होते हैं? वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्लियर? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इन दिस केस fourth electron will jump on Eg orbital, hence ligand will be weak field ligand because there is no pairing। ठीक है, यहां पे पेयरिंग नहीं हुआ। और जब लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है, वो जिसकी एनर्जी कम होती है वहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे पहुंचा देता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग नहीं की, इसने जंप कर दिया ऊपर Eg में, तो ये क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? और लिगेंड कैसा है? यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करते हैं। क्लियर? इतना समझ आया? वहीं अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सेम हम 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। केस 1 था ये। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2, फिर से ये क्या है? T2G और ये है Eg। हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो इस बार क्या होगा? 1 2 3 और यहाँ पे ये फिलिंग हो गई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो 4th इलेक्ट्रॉन था
उसने क्या किया, उसने जंप ना करके उसने पेयरिंग कर ली, ठीक है, वो नीचे T2G में ही रह गया। तो यानी कि जो लीगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और क्योंकि उसने जंप नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन in T2G orbital. Hence, ligand is strong field ligand. Ligand क्या हो जाएगा, strong field ligand हो जाएगा, and it shows क्या शो करेगा, ये low spin complex. क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। क्लियर? और अब हम यहाँ से CFSE कैसे निकालेंगे, देखो अगर मुझे इसका CFSE निकालना होगा, CFSE निकालना होगा तो क्या करेंगे, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 0, ठीक है, तो 4 4 16, ये हो जाएगा 1.6 माइनस का प्लस 0.6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हम इसको CFSE को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये जो अभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर रहे थे, जो हमने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए एप्लीकेबल होगा, टेट्राहेड्रल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए है ये एप्लीकेबल, ये भी किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल के तो ये है, अब हम किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल का था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो Eg था वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी जो Eg था वो नीचे आ जाएगा, जो T2G था वो ऊपर चला जाएगा। कैसे, ये d ऑर्बिटल है, अब यहां पे जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, ये Eg हो जाएगा और ये T2G हो जाएगा, ये अभी भी सेंटर है, ठीक है। अब जब ये बदल गया तो ये माइनस का 3/5 है और ये प्लस का 2/5 है। क्लियर? बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम सारी चीजें हैं जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, CFSE, हर चीज सेम तरीके से ही निकालेंगे। क्लियर? एक आध क्वेश्चन कर ले, फिर हमें ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा यहां से। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम। डन? ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है COH2O का होल 6। अब H2O क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है, मतलब न्यूट्रल में आता है, तो ऑफ कोर्स वीक ही मान के चलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग तो उसको मानेंगे नहीं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जैसा हमने VBT में किया था, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे हम। x + 0 = 3, यानी कि x = 3। क्लियर? x = 3। अब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है कोबाल्ट का, कितने नंबर पे आता है, लर्न करना सिखाया था, स्कूटी, वैन, कार, मांगे, फी, को, यानी कि कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे है, ठीक है, 7th नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3d7 4s2। अब क्योंकि +3 है, यानी कि इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कॉपर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3d6। डन? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 1 2 3 4, ये क्या है, ध्यान रखो, ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऊपर Eg आएगा और नीचे T2G आएगा।
T2G और EG। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तो वीक फील्ड लिगेंड है जो कि पेयरिंग नहीं करता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और अब नीचे आएगा 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें क्या करना है, CFSE निकालना है। तो इसका CFSE कैसे निकालेंगे हम? -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 1 5 प्लस 0.6 इंटू 2 तो 5 4 जा 20 तो माइनस का 2 प्लस 6 4 जा 12 1.2 तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 में से अगर 1.2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का, तो 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए होता तो डेल्टा टी लिख देते हम। क्लियर है? इस तरीके से हम इसका CFSE निकालेंगे। CFSE और ये CFT करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत है? आपको उसकी जरूरत है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है और कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड में आता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जिसका ये टेट्राहेड्रल के लिए बात करते हैं। अब हम टेट्राहेड्रल में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट, स्पिन उल्टा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें बाकी सारी चीजें भी लिख लेते हैं जो जो हमने VBT में लिखी थी। ये पेयर्ड है अनपेयर्ड है? तो ये अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लो स्पिन है या हाई स्पिन है? वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हो जाएगा हाई स्पिन। और क्या हो जाएगा? ये हाई स्पिन के साथ साथ इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? म्यू इज इक्वल टू n प्लस n प्लस 2। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो म्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 6 यानी कि √24। तो √24 इसका अनपेड आ जाएगा। बाद में आप इसका एलसीएम लेके इसको लिख सकते हो। क्लियर? तो इतना हम इसमें ये सारी चीजें निकाल लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में हम क्या करेंगे? सेम है, 2 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। निकल पे कितने का चार्ज आएगा? +2 का चार्ज है। निकल का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? स्कूटी वैन कार मांगे फी को नी। कितना ये? 8 है। ठीक है, कितना है ये? 8 है। तो ये हो जाएगा 3d8 4s2 यानी कि Ni2 पॉजिटिव का हो जाएगा सिर्फ 3d8। तो 1 2 3 4, अब इसको स्प्लिट करेंगे। यहां पे 2 आएगा और यहां पे 3 आएगा। ये है Eg, ये है T2G और यहां पे सेंटर है। 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल और Cl4 है। Cl भी क्या आता है? Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर है? 1 2, देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ऊपर 8। पहले सिंगल सिंगल फिर हम पेयरिंग करेंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड इसके साथ अटैच है। क्लियर? कितने टोटल? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भी फिल कर दिया। डन। अब इसका अगर मुझे CFSE निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू कितने? 4 है, तो 6 4 जा 24 एंड 4 4 जा 16। क्लियर? निकल जाएगा, इसका भी 0.8 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ये है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें प्रेजेंट।
पैरामैग्नेटिक है और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। क्लियर है आपको किस तरीके से आप CFT के क्वेश्चंस करेंगे? ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि जो d ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, वो कलरफुल होते हैं। तो वो कलर कैसे शो करते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कलर कैसे शो करते हैं, जैसे कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, इसके अंदर क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस पे हमने सोर्स ऑफ लाइट डाला, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट, जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट इस पे जाएगा, मान लेते हैं व्हाइट लाइट है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस भी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री लाइट हमें रेडिएट करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लाइट हमें नजर आएगा। जैसे कि अब हम जानेंगे कि कौन से कलर का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। क्लियर? आपको पता है नेचुरल कलर, विबग्योर की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, जो अगर हम विबग्योर की बात करते हैं, जो वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, वॉयलेट का येलो हो जाएगा। ठीक है, रेड का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, वॉयलेट का येलो, रेड का ग्रीन एंड ब्लू का ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ब्लू का हो जाएगा ऑरेंज। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया तो रेडिएट कौन सा कलर करेगा, वो ग्रीन कलर को रेडिएट करेगा। अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब किया तो क्या हो जाएगा, ये वॉयलेट कलर को, येलो कलर को अगर एब्जॉर्ब किया तो वॉयलेट कलर रेडिएट करेगा एंड वाइसा वर्सा। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, व्हेन अ व्हाइट लाइट एंटर्स द कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, when white light enters the coordination compound, it absorb color, वो क्या करेगा, कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब लाइट। जो भी सोर्स ऑफ लाइट आ रही है ये कॉम्प्लेक्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और अ फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब लाइट एट पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जो भी लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की होगी। ओके, एंड द सॉल्यूशन विल रेडिएट इट्स, कौन सा कलर शो करेगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कलर शो करेगा, एंड द सॉल्यूशन रेडिएट इट्स कॉम्प्लीमेंट कलर। और ऑलरेडी आपको कॉम्प्लीमेंट कलर के बारे में पता चल चुका है। क्लियर है? डन। अब ये कलर को रेडिएट कैसे करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स Ti। Ti क्या है पे, टाइटेनियम, H2O का होल 6 3 पॉजिटिव। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा X इज इक्वल टू 3, यानी कि टाइटेनियम पे
+3 का चार्ज, यानी कि टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। टाइटेनियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे पहले आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 3d14s2, ठीक है, और फिर आता है टाइटेनियम, यानी कि 3d2,4s2। ये टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा टाइटेनियम का 3d1। क्लियर? अब हम इसका CFS करके देखेंगे। ये d ऑर्बिटल है, यहां पे हुई स्प्लिटिंग। कैसा है ये? ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है? तो यहां पे हमें ऑक्टाहेड्रल दिया हुआ है, तो नीचे आ जाएगा T2G और ऊपर आएगा Eg, T2G एंड Eg। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे फिल कर दिया। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन T2G में फिल है, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे, इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्साइट करा दे, तो ये क्या होगा? एक्साइट होके T2G ऑर्बिटल्स को छोड़ के ये Eg ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो चुकी है? हाई हो चुकी है। तो यहां से ये रेडिएट होके चला जाएगा Eg ऑर्बिटल में, यही सेम इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप सबको पता है कि Eg ऑर्बिटल में कब तक रहेगा? जब तक उसके पास एनर्जी है, और हमेशा के लिए उसके पास तो एनर्जी रहेगी नहीं। कुछ टाइम के बाद जब इसकी एनर्जी धीरे 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 कम हो जाएगी, तो ये वापस से क्या हो जाएगा? T2G में आके गिर जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के पहुंच गया Eg में। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे ही इसकी एनर्जी कम होगा, ये वापस से डीजेनरेसी, ये क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करके वापस से T2G में आ जाएगा। तो जिस वक्त ये अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा और T2G में आएगा, तो वो एनर्जी कैसी होती है? वो विजिबल रीजन की एनर्जी होती है, जिसमें हमें कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से आप सबको क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, वो आपको शो हो रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जंप करता है, इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डी ट्रांजिशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रहा है। डी ट्रांजिशन, यानी कि जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वापस से डी ऑर्बिटल में ही चला गया। क्लियर? इसको हमने क्या कहा है? डी ट्रांजिशन कहा है। और इसमें हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने के लिए भी मिलेगा। मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन ने कोई भी कलर एब्जॉर्ब किया, मान लो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया, तो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? लेकिन कब? जब ये क्या करेगा? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा। किसकी फ्रीक्वेंसीज को? लाइट की फ्रीक्वेंसीज को। तभी हमें अलग अलग कलर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब इसके बारे में? जो 3 पॉजिटिव है ये, ठीक है। सो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्ड रेडिएशंस, और Ti3 पॉजिटिव रेडिएट एनर्जी। क्लियर है? Ti3 पॉजिटिव रेडिएट एनर्जी। कहां से वो एनर्जी को रेडिएट करेगा? T2G से वापस से Eg में आने के लिए। और हम मान लेते हैं कि अभी जो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है उसके पास कलर कौन सा है? वो येलोइश ग्रीन कलर का है। ठीक है, रेडिएट एनर्जी हम यहां पे मानते हैं कि जो Ti3 पॉजिटिव है वो येलो ग्रीन कलर का है अभी रिसेंटली। ठीक है, येलो ग्रीन लाइट आफ्टर एब्जॉर्ब, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब, इसने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और एक एट पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। इट विल शो डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन करने के बाद ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to Eg, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन
ऊपर पहुंच जाएगा। एंड नाउ द कॉम्प्लेक्स विल शो, क्या शो करेगा, वो कौन सा कलर शो करेगा, पर्पल वॉयलेट कलर शो करेगा। एंड नाउ इट शोज पर्पल वॉयलेट। And now it shows purple violet color. Clear? तो इस तरीके से डी ट्रांजिशन यहां पे होता है। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे, और वो पॉइंट क्या है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स में से किसको हटा दें, लिगेंड्स को हटा देंगे तो कोई भी लॉस नहीं होगा डीजेनरेसी में एंड सीएफएस में। ओके, सीएफएस क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इसमें क्या होगा, जो भी लिगेंड का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार लगा के हम ये पॉइंट लिखते हैं, इफ लिगेंड्स, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, लिगेंड्स को हटा रहे हैं, इफ लिगेंड्स आर रिमूव्ड देन no loss of degeneracy and CFS। यहां पे कोई भी लॉस नहीं होगा, ना ही डिजेनरेसी का और ना ही CFS का। एंड वी विल ऑब्जर्व कलरलेस कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप सबने ब्लू विट्रॉल के बारे में सुना होगा, ठीक है। क्या होता है ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O जो कि होता है ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही इसके पास से हम लिगेंड को हटा देंगे, ठीक है, लिगेंड क्या है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही हम इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे, जो ये ब्लू विट्रॉल है अभी कैसा हो जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब इसका कलर ब्लू नहीं रहेगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्लियर? इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CuSO4 का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, CuH2O H2O इस तरीके से। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और ये बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, और सारे के सारे 5 मोल्स ऑफ वाटर यहां से निकल गए। अब ये क्या बन गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट रह गया ये, जो कि कलरलेस है, और हम इसको व्हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कलरलेस और व्हाइट। क्लियर? अब इसके बाद हम जानेंगे CFT का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ CFT। लिमिटेशंस ऑफ CFT। CFT हमें कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताता है। डू नॉट, क्या नहीं करता, डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है, हमने लिगेंड के स्ट्रेंथ देखा था, ठीक है। जो नॉर्मली लिगेंड का स्ट्रेंथ होना चाहिए था वो क्या था, हेलोजेंस का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर कार्बन का, ये होना चाहिए था, ठीक है। शुड बी स्ट्रेंथ ऑर्डर। शुड बी स्ट्रेंथ ऑर्डर।
लेकिन CFT के अकॉर्डिंग हमने इसका ऑपोजिट लिखा था। सबसे पहले हमने हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी लिखी थी, कार्बन डोनर एटम की लिखी थी, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की एंड फिर हेलोजेंस की। क्लियर? तो स्ट्रेंथ शुड बी स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये स्ट्रेंथ ऑर्डर होना चाहिए था, बट इन रियलिटी इट इज ऑपोजिट। बट इन रियलिटी इट इज ऑपोजिट। रियलिटी में क्या है, ये ऑपोजिट था। क्लियर? तो यहां पे हमारा CFT भी खत्म होता है। अब हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल की। कार्बोनिल क्या है, CO। मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल ये डिफरेंट तरीके से, जो कार्बोनिल है वो डिफरेंट तरीके से मेटल से अटैच होता है। अलग अलग मेटल से अटैच होने का इसका अलग अलग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की, कि आयरन के साथ कैसे अटैच होता है। तो ये तो नॉर्मल है, FeCO5 बनाएगा। ठीक है, तो CO तो इस तरीके से ये Fe के साथ अटैच हो जाएगा। ये कैसा शेप बना रहा है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, आयरन के साथ। अगर हम निकल की बात करें तो निकल के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसका। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, Ni, इसके साथ एक कार्बोनिल यहां पे अटैच है, एक कार्बोनिल इस तरीके से हो जाएगा, एक ये और एक ये। इसको हम क्या बोलते हैं, शेप को टेट्राहेड्रल। ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। मैग्नीज के साथ ही कैसे अटैच करता है, तो मैग्नीज के साथ इसको आपको अलग तरीके से दिखेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे आयरन में देखा, जैसे निकल में देखा, ऐसा नहीं है। मैग्नीज में यहाँ पे 2 मैग्नीज, डायामैग्नीज लेने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले Mn और Mn के बीच में एक कोऑर्डिनेट बनेगा, ये इसके साथ अटैच रहेगा। एक 5 कार्बोनिल एक Mn के साथ अटैच होगा और 5 कार्बोनिल दूसरे Mn के साथ अटैच होगा। क्लियर? CO 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 3 हो गए, CO एंड CO। एक इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से ये अटैच रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MnCO का होल 10, Mn2 CO का होल 10, इस तरीके से Mn2 पर। क्लियर है? तो ये किसके साथ था, ये मैग्नीज के साथ था। अब हम बात करेंगे क्रोमियम के साथ और कोबाल्ट के साथ ही किस तरीके से बॉन्डिंग करता है। तो क्रोमियम के साथ तो बहुत सिंपल है, 6 बिल्कुल सिमेट्री के स्ट्रक्चर बनाएगा क्रोमियम के साथ। ये है क्रोमियम का। ठीक है, अब कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट में ये किस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, देखो CO कार्बोनिल भी है और यहाँ पे CO कोबाल्ट भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम सेम जैसे हमने मैंगनीज में लिया था ऐसे ही हम कोबाल्ट में भी लेंगे। तो यहाँ पे भी ये 2 को CO और CO इस तरीके से। ठीक है, एक कार्बोनिल इधर आएगा, एक कार्बोनिल इधर आएगा। क्लियर है? फिर एक इधर सेम, और यहाँ पे भी CO एंड CO, और एक कार्बोनिल क्या होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रॉस में करके।
अब देखो यहाँ पे भी कितने कितने कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल पे 1 2 3 4 5 क्या अटैच है यहाँ पे, 1 2 3 4, ओके, एक कार्बोनिल पे सॉरी एक कोबाल्ट पे 4 कार्बोनिल अटैच है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा CO2 CO का होल 8। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है इतना? ओके तो अभी जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब हम जानेंगे कि कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो किस टाइप की बॉन्डिंग और शो करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर है? तो नोट डाल के हम लिखेंगे, नोट में क्या है, जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है विद मेटल। कार्बोनिल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद मेटल्स। अभी जितने भी हमने मेटल्स के साथ कार्बोनिल का फॉर्मेशन किया था वो सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, बताओ? क्योंकि इसमें s और p ऑर्बिटल्स दोनों अरेंज होते हैं, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो कार्बोनिल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद मेटल्स because both s and p orbitals involve, इसीलिए इनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और पहली बात, जो मेटल और कार्बोनिल के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है? किस किस के बीच में, मेटल और जो कार्बोनिल के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इज फॉर्म्ड। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल इज फॉर्म्ड। कैसे? जब यहाँ पे जो कार्बोनिल का C है ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, मेटल को देगा जब ये, ठीक है, फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर। क्लियर है? कौन लोन पेयर डोनेट करेगा? डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से लोन पेयर का डोनेशन जाएगा? कार्बोनिल टू सेंट्रल मेटल एटम, फ्रॉम कार्बोनिल टू vacant d orbital ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको दोबारा से ध्यान से देखो, सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बोनिल के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे? जब जो कार्बोनिल है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को, तो पहला बॉन्ड इनके बीच में बना। अब फर्स्ट बॉन्ड के बाद बनता है सेकंड बॉन्ड, और सेकंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या करता है, इसमें हमने देखा था कि जो कार्बोनिल है वो लोन पे डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, लेकिन सेकंड बॉन्ड के टाइम में जो सेकंड पाई बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, मेटल के पास जो मेटल के लिगेंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेटल के पास, उनका लोन पेयर डोनेट हो जाता है कार्बोनिल के पास, और इन बॉन्ड को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑब्जर्व। सेकंड में क्या आएगा, हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए भी नजर आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड। यहां पे क्या हो रहा है, हमें पाई बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है। व्हेन
लोन पेयर ऑफ, किसके लोन पेयर जाएंगे, व्हेन लोन पेयर ऑफ मेटल इज डोनेटेड टू द एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑब्जर्व व्हेन लोन पेयर ऑफ मेटल इज, when lone pair of metal is donated to the, किसको डोनेट कर रहा है, डोनेटेड टू दी एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है. आपने जब MOT पढ़ा होगा क्लास 11th में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तब आपने वहां पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा. क्लियर. तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑब्जर्व व्हेन लोन पेयर ऑफ मेटल इज डोनेटेड टू दी एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल लिगेंड. डोनेटेड टू दी एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल लिगेंड्स. किस तरीके से, देखो जैसे कि यहां पे एक मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच है, ये लिगेंड्स है, इस तरीके से मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच है. अब यहां पे क्या आएगा, कार्बोनिल है, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O. तो कार्बोनिल क्या कर रहा है, सबसे पहले, ठीक है, 1 2 3, कार्बोनिल क्या कर रहा है, सबसे पहला जो बॉन्ड बनाएगा यहां पे इन दोनों के बीच में, सबसे पहले कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया सेंट्रल मेटल आइटम के बीच में, तो यहां पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना. और दूसरे टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो मेटल की लिगेंड्स है ये अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं कार्बोनिल को, जबकि इसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्डिंग है ये, सिनर्जिक बॉन्डिंग है. दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग. क्लियर. और कौन कौन सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल है, साइनाइड है, कार्बोनिल है, CN है, CNO, ये सारे के सारे सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं. ओके, क्लियर है. अब इसके बाद आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बताएंगे, जब मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब लिगेंड्स अटैच होगा और जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं होगा. और अगर उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, मतलब वो स्टेबल, मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. क्लियर. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन अ सोल्यूशन, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, the stability of complex compound in solution is referred, the stability of complex compound in a solution is referred to degree of association between two species. ठीक है, referred to degree of degree of association between two species.
जो दो स्पीशीज है वो आपस में किस तरीके से कंबाइंड है, ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन्वॉल्व in a space of state of equilibrium। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है, वो 4 लिगेंड से अटैच है, तो इक्विलिब्रियम में क्या बन जाएगा, Ml4, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हायर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा इसमें, हायर दी फ्रैक्शन ऑफ दिस फॉर्मेशन, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M+4L इक्विलिब्रियम में बनेगा हमारा Ml4। तो लार्जर दी स्टेबिलिटी, लार्जर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम KEQ से रिप्रेजेंट करते, Q है ये, लार्जर दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर दी फ्रैक्शन ऑफ Ml4 सॉल्यूशन और हायर दी फॉर्मेशन ऑफ Ml4 इन सॉल्यूशन। अब हम इस Ml4 को बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले एक एक लिगेंड्स आके इसमें अटैच हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म लिखते हैं हम। मेटल के साथ एक लिगेंड आके अटैच हुआ होगा, ये बन गया होगा Ml1, ठीक है। इसका अगर हम कांस्टेंट देखें तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ml1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस कंसंट्रेशन ऑफ L। फिर एक और लिगेंड आके जुड़ा Ml में, Ml में एक और लिगेंड आके जुड़ गया L2, L2 बनेगा। फिर ये बन जाएगा Ml2, इसका K2 क्या हो जाएगा, Ml2 अपॉन Ml एंड देन L। फिर Ml2 में एक और लिगेंड आके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा Ml3। तो इसके लिए K3 क्या हो जाएगा, Ml3 अपॉन Ml2 एंड देन L, ठीक है। फिर एक और लिगेंड आके अटैच होगा Ml3 में, तब ये जाके बनेगा Ml4 और इसका K4 क्या हो जाएगा, Ml4 अपॉन Ml3 एंड L। तो ये सारे क्या है, ये ओवरऑल जो स्टेबिलिटी हम देखेंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, 3 एंड 4 ये सब किसके इक्वल है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के इक्वल है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बीटा बोलते हैं। बीटा इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो बीटा इज इक्वल टू K1 क्या है हमारा, ML अपॉन M और L। बीटा 2 क्या है, आई मीन K2 क्या है यहाँ पे, ML2, K2 आ जाएगा हमारा ML2, ML1 ML, ओके, ML2 ML और L, ML2 ML और L। फिर K3 क्या है, ML3 ML2 और L। फिर यहाँ पे है ML4 ML3 और L, यही है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहां से बीटा क्या बन गया हमारा, ऊपर ML4, ऊपर हमारा बन जाएगा ML4 और नीचे क्या आएगा, एक ही ML है और L4, ये बनेगा 1 ML है और 4 L है। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा
ये हो जाएगा Ml4m और L की पावर 4। क्लियर? इतना क्लियर है? देखो स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, जितने ज्यादा लिगेंड अटैच होते जाएंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो बिखर भी जाए, वो डिसोसिएट भी हो जाए, तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? सबसे कम लिगेंड किस में है? K1 में। K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन K4। और जो K इंस्टेंट है इसको हमने क्या बोला है? अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी कम हो जाएगा, जब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर है इतना? और अब यहाँ पे हमने चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। ओके, ये चैप्टर 1 आवर का, ये लेक्चर जो है हमारा लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट 1 आवर का हो चुका है। चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब आप लोग बताइएगा कि हम डी ब्लॉक स्टार्ट करें या फिर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट करें। आप जो भी चैप्टर बोलोगे हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लस आज 6 o'clock लाइव क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की NCERT लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। साथ ही साथ क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के। जो भी हमारा क्या बच गया इसमें, अभी हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बच गया है, सॉल्व जो एग्जाम्पल है वो सारे बच गए हैं, तो वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। प्लस आज शाम 6 बजे क्या होगा, इसका आपको लाइव लेक्चर मिल जाएगा NCERT रीडिंग का, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस मेक श्योर आपको करना है कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा स्टार्ट करना है। आप जो बोलोगे वही स्टार्ट करेंगे, फिर आप बीच में नहीं बोलना कि ये चैप्टर स्टार्ट कर दो या फिर वो चैप्टर स्टार्ट कर दो। क्लियर है? तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच।